देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर बवाल बढ़ गया है। देश के 49 चर्चित हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने पीएम को लिखा है कि आपने कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग की निंदा भी की थी, मगर निंदा नहीं, कानून चाहिए। उधर एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग के लिए आरएसएस पर हमला बोला है। साथ ही अपने 15 मिनट वाला वो बयान दोहरा दिया जिसे लेकर खूब बवाल हुआ था। सवाल है कि क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर कुछ लोग अपना एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं? क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर धर्म की सियासत होने लगी है? क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर राम को बदनाम किया जा रहा है? इन्हीं सवालों पर होगी ये बहस, मगर सबसे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश में भीड़ तंत्र का कहर, कहीं बच्चा चोरी के शक में पिटाई, कहीं गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, कहीं जय श्री राम पर काम तमाम। भीड़ तंत्र के इंसाफ की ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड या फिर देश के दूसरे राज्य, हर जगह लोकतंत्र और न्याय तंत्र भीड़ तंत्र के आगे बौना और बेबस दिखाई दे रहा है। कहीं भीड़ लोगों की पीट पीट कर जान ले लेती है, तो कहीं मार मार कर अधमरा बना देती है, जिससे समाज में दहशत और खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाओं से चिंतित देश की 49 चर्चित हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें फिल्मकार श्याम बेनेगल के साथ अपर्णा सेन, कोंकणा सेन, अनुराग कश्यप, शुभा मुद्गल और इतिहासकार रामचंद्र गुहा का नाम भी शामिल है। चिट्ठी में मॉब लिंचिंग को लेकर एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शांति प्रिय और हिंदुस्तान पर गर्व करने वाले हम लोग ऐसी अनेकों दुखद घटनाओं से बेहद चिंतित हैं जो हाल फिलहाल में देश में हो रही है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों जय श्री राम का नारा युद्ध उन्माद जैसा बनता जा रहा है। कानून और व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत बार लिंचिंग के वक्त भी इसी नारे का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखना हैरान करने वाला है कि धर्म के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। राम के नाम पर ऐसे अपराध को अंजाम देने की घटनाओं पर लगाम लगाना जरूरी है। आपने संसद में लिंचिंग की घटना की निंदा की थी, लेकिन वो काफी नहीं है। हम सभी को ऐसा मजबूती से लगता है कि इस तरह के अपराधों को गैर जमानती बनाया जाए। उम्मीद है कि हमारे सुझावों को उसी तरह लिया जाएगा जिस भावना से हमने व्यक्त किया है। There's no view. The letter is self-explanatory. You can understand. Okay. So you spoke about Jai Shri Ram also. Yeah. Thank you. Right. Bye. All over India, people are being lynched. They are either being lynched because they are accused of eating beef or accused of, trading cows. It sometimes is that they're simply taking the cows from one place to another. विपक्ष चिट्ठी का सवाल उठाते हुए सरकार पर हमलावर हुआ तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में सफाई दी। 3 साल का कम्युनल राइट्स के बारे में पूछा है। इस 3 साल में राइट्स बोला है, इंसिडेंट्स नहीं बोले। डॉक्टर में उसमें 2016 में एक इंसिडेंट हुआ। माननीय सदस्य का साल मुजफ्फरनगर के बारे में, वेस्ट बंगाल में हुआ। सरकार कह रही है कि मॉब लिंचिंग को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मगर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के करीमनगर मॉब लिंचिंग पर भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए। मॉब लिंचिंग के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए अकबरुद्दीन ने फिर से अपने 15 मिनट वाले विवादित बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी डिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सोनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। बीजेपी मॉब लिंचिंग के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कह रही है और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। मगर सवाल है कि क्या मॉब लिंचिंग को धर्म की राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर देश में फिर से असहिष्णुता का माहौल बनाया जा रहा है?
2014 में जब सरकार चुनकर आई थी तो पुरस्कार वापसी गैंग सक्रिय हो गई। 2019 आया तो असहिष्णु गैंग सामने दिखाई दे रही है। अब इन्हें मैं ब्रिगेड कहूं, इंटॉलरेंस वर्जन 2 कहूं या गैंग्स रिटर्न 2 कहूं। जी हां, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसके साथ साथ आखिर कौन है जो मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश में लगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि फिल्मी जगत के लोग भी राम के नाम की दुकान यानी कि पर्दा उठाकर अपनी सियासत और अपनी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने पर अड़िग हैं। लेकिन आज मेरे डिबेट शो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये कि सारे देश में 49 हस्तियों के नाम का जिक्र हो रहा है, लेकिन मेरे इस डिबेट शो में वो 50वां नाम भी आप लोग देखेंगे और सुनेंगे जो ये कहता है कि मैं भी उस चिट्ठी का हिस्सा होता अगर मेरे पास वो पत्र आता। प्रधानमंत्री को लिखी हुई खुली चिट्ठी को लेकर वो शख्स को भी मैं करूंगा बेनकाब। जी हां, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अशोक वानखेड़े, जिन्हें लोग भाऊ के नाम से भी जानते हैं, एक सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बंगाल मामलों के खासे जानकार हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं संजीव उनियाल साहब, जो कि आरएसएस समर्थक हैं और आरएसएस की फिलॉसफी को लेकर ही उनका अपना पक्ष होता है। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े संजीदा व्यक्ति हैं लेकिन बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आज भी वो बेबाकी से ही बात रखेंगे। सिद्धव्रत दास, जी हां, बंगाल में राम को लेकर जो मचा हुआ है बवाल, उसी पर इसके साथ साथ अब ये बढ़कर यूपी और यूपी के साथ मुंबई तक पहुंच गया कि फिल्मी हस्तियों को यह लगता है कि जय श्री राम बोलना युद्ध का एक सूचक माना जाता है। बताइए कितने बुरे हाल हैं इस देश में। और मेरे साथ इसके अलावा जुड़ेंगे रजा मुराद और विवेक अग्निहोत्री। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बहस शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। यहां लफ्जों की धोखेबाजी नहीं चलती। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहस। सुदेश वर्मा, सबसे पहला सवाल, आखिर ये गैंग बार बार उठकर क्यों आ जाती है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को निशाना बनाती है? जय श्री राम के नाम से नफरत क्यों? देखिए, मुझे तो बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है कि जय श्री राम जो एक ग्रीटिंग्स का नारा है उसको ये लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? वो कंपेयर कर रहे हैं अल्लाह अकबर से, जो एक वार क्राई रहा है। जब वो आते थे इन्वेडर्स और लड़ाई करते थे तो वार क्राई के रूप में अल्लाह अकबर बोलते थे। जय श्री राम कभी भी वार क्राई नहीं रहा है, ये ग्रीटिंग रहा है, लोगों को ग्रीट करने का। गांव गांव में लोग बोलते हैं जय राम जी की, जय श्री राम। ये कोई नारा ऐसा नहीं जिससे किसी को प्रॉब्लम हो सके। और जहां तक ये लेटर की बात है, देखिए आपने बताया अवार्ड वापसी ब्रिगेड आया था, अब वो लेटर राइटिंग ब्रिगेड के रूप में फिर से उभर कर आ रहा है। ये देखिए, जब तक रस्सी जल गई ऐठन नहीं किया वाली बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, करीब 65 एमपी ने 25 राज्यसभा के और 40 लोकसभा के, इन्होंने 2013 में एक लेटर लिखा था ओबामा को, जो यूएस प्रेसिडेंट थे, कि मोदी को वीजा मत दो। ये वही लोग हैं कि मोदी कुछ भी कर ले, जनता उसको अटेस्टेशन दे दे, पूरी मेजोरिटी दे दे, जब मोदी जी काम करते रहे, लेकिन ये उनके काम पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। मुझे सख्त अब प्रॉब्लम है इस लेटर से, जिसमें मनीष जी इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज और दलित के लिंचिंग के खिलाफ ये खड़े हैं। लिंचिंग पर से खिलाफ नहीं है ये, हिंदू लिंच होता है तो होने दो। इनके लेटर में ये बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि माइनॉरिटीज और दलित का लिंचिंग हो रहा है, उसके खिलाफ ये है। इतना सेलेक्टिव अप्रोच लेके, और अगर फैक्ट्स पर मैं बात करूं तो कहीं भी ये नहीं टिकेंगे। आप बताइए, जय श्री राम के नारे पर 3 केसेस जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टिगेट किए गए, उसमें डीजीपी का रिपोर्ट है कि ये नारे से कहीं लिंक नहीं था, इसको कॉमनल कलर दिया गया। ऐसा हुआ ही नहीं। आपसी रंजिशी की लड़ाई हुई और उसमें किसी ने कुछ बोल दिया, उसको इन्होंने जय श्री राम का नारा देके झूठा अफवाह फैलाया। अब इनका ये लेटर कहां दिखता है? बताइए, ये क्या चाहते हैं? मैं आपके पास आऊंगा। फेडरल स्ट्रक्चर के है, क्या वो हर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने जाए, ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा सुदेश जी। अतीकुर रहमान साहब, प्रधानमंत्री को यह खुली चिट्ठी आपने भी पढ़ी होगी और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि क्या केवल जय श्री राम कह देने से युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? क्या एक नई नजीर पेश करना जरूरी नहीं कि ऐसे लोग जो लिखते हैं उन पर कार्रवाई हो?
देखिए मनीष भाई, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है। कम से कम मैं अपने मुंबई का तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, हमारे प्रोग्रेसिव और लिबरल मुसलमान यहां के, और वो लिबरल मुसलमान जिन्होंने प्रधानमंत्री के इनॉग्रल स्पीच का समर्थन किया था, वो ना कोई ओवैसी को पसंद करते हैं, ना कोई उन ताकतों को वो पसंद करते हैं जो किसी भी तरह से नफरत पैदा करने की हमारे समाज में कोशिश कर रही हैं। तो सुदेश वर्मा जी इस चीज को अच्छी तरह समझ ले, जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। अब आ जाइए अवस्थी जी लिंचिंग पर। देखिए, एक PIL फाइल किया तहसीन पूनावाला साहब ने फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो प्रेजेंट कानून है हमारे मुल्क के अंदर वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं लिंचिंग को रोकने के लिए, और रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप इसके ऊपर स्पेसिफिक कानून बनाइए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाल दी बात को ये कहकर कि नहीं मौजूदा हमारे पास कानून है जो इनसे डील कर लेंगे। और राजनाथ सिंह की एक कमेटी बनाई गई जिसमें कहा गया कि भाई ये कमेटी देखेगी कि ये लिंचिंग दुनिया में सर्वाधिक कानून जो है, कहा उस कमेटी ने क्या सुनवाई की। अतीक साहब, दुनिया में सर्वाधिक कानून भारत में है। ये यानी आप ये समझिए कि कानून का जंगल है। उसके अलावा अगर मॉब लिंचिंग को लेकर कानून की बात होती है तो राइटिंग और 302 तो वैसे ही मौजूद है। इसके लिए अलग से कानून की जरूरत क्यों दिखाई देती है? ठीक है, मैं इस पे आपको सरकार की दोहरी राजनीति बताना चाहूंगा। जी जी। सेम सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने के लिए, जब करके उन्होंने फटाक से कानून बना दिया। तब के हमारे लोग बोल रहे थे कि ऑलरेडी 324 IPC का मौजूद है, उसके रहते हुए आपको कोई स्पेशल कानून बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपने फटाक से कानून ऑब्जेक्शन है, यहाँ पर सेम आप बोलिए ना ये बात करते हैं। तो ये आप ये बात बोलिए ना कि आपको ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन है ना इस कानून से, आप एडमिट कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, आपका एडमिशन है। अरे बता रहे, सुन, पता लगे ना व्यूअर्स को, सुनिए आप इसके अगेंस्ट हैं। संजीव साहब, मनीष जी, जय श्री राम का जो सवाल है मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। जी जी, आप कर लीजिए जी। मनीष जी, ये हैं पवन के वर्मा, जो कि आए दिनों आपकी डिबेट्स पे भी आते रहते हैं, अन्य चैनल्स पे भी जाते हैं। उन्होंने आज की तारीख में आर्टिकल लिखा है, जय श्री राम का नाम जो लेकर बदनाम किया जा रहा है, वो लोग जो जय श्री राम के नाम पे ये धब्बा लगा रहे हैं, वो गटर की राजनीति कर रहे हैं। ये पवन के वर्मा से आप लिख रहे हैं। नहीं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, ये मेरे पास वो खुली चिट्ठी है, खुला पत्र है जिसमें 49 हस्तियों ने ये साफ तौर पर लिखा है। इसको सिलेक्टिव कह रहे हैं। अतीक साहब, मेरे पास भी वो खुली चिट्ठी है जिसमें केवल जिक्र दलित और अल्पसंख्यकों का है। अगर ये चिट्ठी बेहतर होती, इसमें लिख दिया जाता कि जय श्री राम को आप युद्ध का द्योतक बता रहे हैं, तो आप अल्लाह हुआ लिख देते तो क्या होता? आप कश्मीर में जितनी लिंचिंग होती है, कश्मीर में जितनी हत्याएं होती है, साफ तौर पर अल्लाह अकबर लेके वहां पर लोगों को मार दिया जाता है। अगर इसमें हिंदुओं का नाम जुड़ जाता तो क्या गलत होता? ये चिट्ठी में लिखा है। अतीक साहब, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, ये चिट्ठी है। एक छोटा सा जवाब मनीष जी, छोटा सा जवाब। देखिए, कश्मीर का मामला तो बिल्कुल अलग है। कश्मीर को यहां से आप जोड़िए ही नहीं तो अच्छा होगा। क्यों अलग क्यों है भाई? बताइए, किस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल है कश्मीर। अल्लाह आप अलग कैसे मानते हैं उसको? टेररिज्म करने वालों को जाके हार पहनाया हो। ऐसा है डॉक्टर दत्ता, सीधे तौर पर जय श्री राम की एलर्जी दिखाई देती है। लेकिन अगर इस चिट्ठी में वाकई इनको इतनी चिंता थी वो फिल्मी हस्तियों को, तो उसमें वो भी तो जिक्र करते कि इंसान के साथ जो लिंचिंग हो रही है उसको लेकर हमें खेद है। देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या केवल एक ही कौम या एक ही समुदाय के अल्पसंख्यक ही मारे जा रहे हैं? मनीष जी, ये जो 49 लोग हैं, 49 लोग, 50वां नाम मैं बताऊंगा अभी, और दिखाऊंगा और सुनाऊंगा।
फिलहाल जो 49 लोग हैं, 49 लोगों की जो ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी मैं समझता हूं कि एक योजना के हिसाब से एक दिशा और गति देके ये चिट्ठी लिखा गया है और इसका एक पूरा सिलसिला है। अवार्ड वापसी, नॉट इन माय नेम, तमाम 49 लोगों की जो ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी मैं समझता हूं कि एक योजना के हिसाब से एक दिशा और गति देके ये चिट्ठी लिखा गया है और इसका एक पूरा सिलसिला है। अवार्ड वापसी, नॉट इन माय नेम, तमाम जितने सारे चीजें हैं, एक के बाद एक तमाम चीजें आया है। फिर आपका अफजल गुरु वाला मुद्दा आ गया था, बुरहान वानी आ गया था, तमाम ऐसे एक 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 करके सिलसिलेवार वे में आता रहा और अब ये 49 लोगों का ये प्यार पत्र आया है माननीय प्रधानमंत्री के लिए। 50 आधा सेंचुरी हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों से 3-4 सवाल सीधे वे में पूछता हूं। पहला सवाल यह है कि मान लीजिए कल को अगर 300 लोग बॉलीवुड के और हमारे देश के सामाजिक क्षेत्र के और इंटेलेक्चुअल क्षेत्र के लोग अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों का सराहना करते हैं या फिर मौजूदा सरकार का सराहना करते हैं, क्या उसको भी एक डिस्कोर्स के हिसाब से मानेंगे ये लोग? वो तो तुरंत ये लोग कह देंगे कि ये तमाम जितने हैं कम्युनल फासिस्ट है, जिंगोइस्ट है, रेंटिस्ट है, आरएसएस के लोग हैं, इस तरह का मोहरा लग जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे सीधे आप पे निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के कश्मीर पे हमारे सेनाओं को मारा जाता है या फिर बेनिहत्ता लोगों को मारा जाता है, तब तो इनको दिखाई नहीं देती है, इनको सुनाई नहीं देती है। मंदिरों को जब ध्वस्त किया जाता है, मंदिरों को जब तोड़ा जाता है और 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं मालदा में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और कत्लेआम मचाते हैं हिंदुओं का, तब ये एक शब्द ये लोग बोलते नहीं है। जब चांदनी चौक पे जब मंदिर, मां दुर्गा के मंदिर को जब ध्वस्त किया जाता है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, तब एक शब्द इनके जुबान से निकलता नहीं है। इनका एजेंडा जो है वो क्लियर वे में एक डॉक्टर दत्ता मुझे बहस में 3 लोग हैं, 3 को इंट्रोड्यूस करना है। डॉक्टर दत्ता मुझे बहस में और भी लोगों को लाना है। सिद्धव्रता, सीधी उंगली आप पर और क्यों ना हो, जय श्री राम के नाम की एलर्जी तो बंगाल में भी है। पहली बात जब आप ये डिबेट चालू किया, पहला जो आपने क्लिप दिखाया वहां पे दिखाया कि अकबर उद्दीन के साथ इसको कंपेयर किया। वहीं से पता चलता है कि मैं इको हो रहा है, आप मेरा वॉइस आप बोलते रहिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आपने ये कंपेयर किया अकबरुद्दीन के साथ, इससे पता चल जाता है कि ये चीज, ये जो जय श्री राम है इसकी ये लेवल में आ रहा है। अभी एसके दत्ता कह रहा था कि अगर 300 और आर्टिस्ट सपोर्ट में आता है, सपोर्ट में तो आर्टिस्ट हर दिन आता है, हम लोगों ने देखा नहीं है। कभी कोई आर्टिस्ट जाके मॉब लिंचर जिसके पास हुआ है, जो पीड़ित है, उसके पास तो कभी कोई नहीं गया, हमेशा सब आता है। सिद्धव्रता आप बात समझिए, जो आज हमदर्दी और हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं, जब मॉब लिंचिंग होती है पीड़ित परिवार के पास कितने लोग गए? जो ये लिख रहे हैं चिट्ठी, आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये मॉब लिंचिंग जो हो रहा है ये ना हो, ये देखने का काम किसका है? ये सरकार का है। आदमी सरकार से पूछता है, आदमी सरकार से मांगता है, आप क्यों लोगों के पास जाएगा? अगर मैं देख रहा हूं कि ये देश में कुछ गलत है में आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना। जब ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में जब मालदा में 1 लाख लोग जब शामिल हो गए थे गोष्ठी पे और बाकायदा तमाम जितने सारे मंदिर हैं वो सब मंदिरों को ध्वस्त किया गया था अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम मचाया गया था, तब आप लोग कहां पे थे? तब आपको दिखाई नहीं देता था क्योंकि वहां पे हिंदू मरे थे, मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। ये तो होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पक्षपात वाली नीति है ये घातक है और इसी के चलते इस तरह का प्रदर्शित हो रहा है चीजें इस देश में। अगर इतना ही ज्यादा अगर सहानुभूति है सब चीजों के लिए बोलिए। डॉक्टर दत्ता मेरे साथ वो 50वां नाम
जिसका मैंने जिक्र किया था कि मैं अपने शो में बेनकाब करूंगा, जो कि आतुर थे। अगर वो चिट्ठी उनके पास जाती तो ये जो 49 की बात हो रही है वो पूरी 50 हो जाती। अब हमारे साथ जुड़े हैं रजा मुराद, जो कि खुद बता रहे हैं कि चिट्ठी पर सिर्फ 49 ही हस्तियों ने हस्ताक्षर किए, बाकी कहां छूट गए, यानी कि वो अब खुद अपनी बात कहेंगे। रजा मुराद साहब। नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं क्योंकि मेरे पास कोई आया नहीं उस सिलसिले में। अगर मेरे पास आते तो मैं भी उस चिट्ठी का एक हिस्सा होता, लेकिन मेरे पास कोई आया नहीं। और मैं ये कहता हूं कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये बिल्कुल सही है। हर जिम्मेदार नागरिक का ये फर्ज है कि वो आगाह करे प्रशासन को कि रामचंद्र जी के नाम पर ये जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारे देश का जो कानून है किसी भी हत्या को वो सबसे बड़ा जुर्म मानता है, तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। ये जितने भी लोग हैं इनकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं नहीं है। जी रजा मुराद साहब, पहले जब ऐसी घटनाएं हुई तब आप सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं तब आपने इस तरह की आवाज उठाई? न्याय के खिलाफ कभी भी आवाज उठाई जाए तो इट्स नेवर टू लेट। अगर पहले नहीं उठाई गई तो इसका मतलब यह है कि अन्याय के खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाए, ये तो कोई बात नहीं है। अगर उस सरकार में भी अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। रजा मुराद, ये होना ही नहीं चाहिए कोई भी सरकार। आप 2 मिनट मुझे सुनिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। ऐसा नहीं होना जब मैं 6ठी या 7वीं किसी भी बेगुनाह इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये मैं कोई एक पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। संजीव उनियाल साहब, रजा मुराद साहब आपके इस सवाल से सुनते ही वो उन्होंने कह दिया कि मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रही, और वो आतुर थे। अशोक वानखेड़े, वो आतुर थे कि 50वां नाम उनका होता। उनको दुख इस बात का नहीं है कि उस पत्र में क्या लिखा गया, वो परेशान है कि उन तक चिट्ठी नहीं आई। देखिए मनीष जी, पूरा देश सब सेक्टर्स, जर्नलिज्म, मीडिया से लेके एक्टर्स से लेके उद्योगपतियों तक डिवाइड में है। फॉर मोदी, एंटी मोदी। और ये 2014 से एक क्लियर डिवीजन। राम के नाम को क्यों बदनाम कर रहे भाव? मुझे बोलने दीजिए, सारा एक लाइन से है। सवाल है कि सुदेश जी ने बहुत बढ़िया कहा, सुदेश शर्मा ने, कि मेरी जिंदगी गई बचपन में, आज भी महाराष्ट्र में, विदर्भ में राम राम करके ही एक दूसरे को संबोधित किया जाता है। नमस्कार तो कोई कहता ही नहीं है, राम राम से ही शुरू हो जाता है। लेकिन तब राम के नाम की कैश करने वाले लोग भी नहीं थे। राम ये सबकी आस्था का, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। राम राजनीति का प्रतीक कभी नहीं रहा। जब राम पे राजनीति होने लगी तो ये ऐसे सारे डिविजन्स आते हैं। रजा मुराद ने कहा कि कभी भी आप चिट्ठी लिख सकते हो, जो चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री सबके, सबको अधिकार है चिट्ठी लिखने का। लेकिन फिर मैं उनको, रजा मुराद को यह भी पूछना चाहता था, आपको यदि कुछ करना ही है, अरे आपके पास तो शक्ति है, आपके पास पैसा है, आपके पास ग्लैमर है, लोग आपके सुनते हैं, तो आप ही के फिल्म इंडस्ट्री के एक नाना पाटेकर है। महाराष्ट्र में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं और नाना पाटेकर एक फाउंडेशन बना के उनके परिवारों को करोड़ों रुपए का मदद देते हैं। जो सरकार नहीं करती वो नाना पाटेकर कर रहे। ऐसे आप में से कितने लोग सामने आए? जी संजीव, मात्र आप। अशोक जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कौन लोग राम के नाम को एनकैश कर रहे हैं ये पूरा संसार जानता है। हाँ। राम के नाम को एनकैश हर एक व्यक्ति का अधिकार है, वो उसको कर सकता है। एनकैश कैसे कर सकता है? अपनी उत्पत्ति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने उत्थान के लिए। पर अशोक जी एक मिनट, सब पूरे व्यूअर्स जानते हैं हिंदुस्तान के, आप किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, और आप अपने आप को एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं। न्यूट्रल नहीं है आप, आपका इंक्लिनेशन, आई एम सॉरी, आपका इंक्लिनेशन बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। एक सवाल के लिए अशोक जी रजा मुराद जुड़ गए राम के नाम पे। संजीव जी, रजा मुराद साहब, मेरा भी अधिकार है। रजा मुराद साहब, आप जिस चिट्ठी पर साइन नहीं कर पाए, आपको उसका मलाल है। उसमें लिखा है जय श्री राम का नारा युद्ध उन्माद जैसा बन गया है। क्या कहेंगे आप? इस तरह की भगवान राम को उपमा देना, आपको लगता है वो बुद्धिजीवी इस पत्र में, खुला पत्र जो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं? देखिए, रामचंद्र जी एक पुरुषोत्तम थे, भगवान थे। उनमें जो त्याग की भावना थी
उनमें जो बलिदान की भावना थी, उनमें सहनशीलता की जो भावना थी, वो तो किसी में नहीं थी। एक ऐसे पुरुषोत्तम के नाम पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जिसने कभी किसी पर कोई ज्यादती नहीं की, जिसने कभी किसी की कोई बेवजह हत्या नहीं की, वो तो एक मिसाल है। ऐसा बेटा, ऐसा पति, ऐसा भाई, ऐसा राजा तो पैदा ही नहीं हुआ। उस पुरुषोत्तम, उस भगवान रामचंद्र जी के नाम पर अगर आप ये हत्याएं कर रहे हैं लोगों अब रजा लेने का वक्त आ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। संजीव जी, रजा मुराद की मंशा और उनकी सोच आपने देखी और सुनी। जैसा कि मैंने अपने डिबेट में शुरू होने के पहले आपसे कहा था कि मैं वो 50वां नाम बताऊंगा। देश में 49 नामों की चर्चा है, लेकिन इस डिबेट शो में आपने देखा कि आखिर वो 50वां नाम भी कौन है जो इस बात को लेकर ललायत है कि उस तक वो चिट्ठी नहीं पहुंची। जी, बवाल जारी है तो सवाल भी बनेगा। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। पावर्ड बाय गोदरेज की 49 की चिट्ठी और एक का बयान जो कि आपने इंडिया न्यूज पर देखा, उसके मुताबिक अगर ये समझा जाए तो ये जो चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपराध का सांप्रदायिकरण हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए मैं सीधा चलता हूं सुदेश वर्मा के पास। सुदेश जी, बात हो रही है कि कानून बना दिया जाए। कानून बनाने को लेकर सरकार भी सोच रही है, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है। आपको यह नहीं लगता, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अर्बन नक्सल्स को लेकर भी सरकार कड़े रुख और कड़े कानून की वकालत करती है, तो क्या ये जो बुद्धिजीवी हैं, इनमें से आपको अर्बन नक्सल्स दिखाई देते हैं? देखिए, अर्बन नक्सल जो है वो एक फिनोमिनन है इस कंट्री के, जहां भी देखिए ये डिफेंड करेंगे वैसे एक्टिविटीज को जिसको हम एंटी नेशनल मानते हैं। ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। मैं राजा मुराद जी की कमेंट पर बात करना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोला कि जब आपके आंख खुल जाए तब भी आप क्रिटिसाइज कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर उनका आंख खुल गया है तो क्या कश्मीरी पंडित के पलायन को वो आज कंडेम करेंगे? कश्मीर की सोसाइटी को कंडेम करेंगे जो खड़ा नहीं हुए, टेररिस्टों को कंडेम करेंगे, जो सिख मारे गए उनके लिए कंडेम करेंगे। आयूब पंडित को लिंच कर दिया गया श्रीनगर में, एक शब्द इस ब्रिगेड ने नहीं बोला। हमारी बहन जयरा वसीम बेचारी इतने अच्छी लड़की, एक अच्छा करियर हो सकता था, छोड़कर आ गई। किसी ने एक शब्द उसके लिए नहीं बोला कि उसके क्या कंपल्सन्स हैं। हमारी बहन जयरा वसीम बेचारी इतने अच्छी लड़की, एक अच्छा करियर हो सकता था, छोड़कर आ गई। किसी ने एक शब्द उसके लिए नहीं बोला कि उसके क्या कंपल्सन्स हैं। इतना सेलेक्टिव क्यों? मुद्दा यह है। और जहां तक कानून की बात है, मनीष जी, जो आपने पूछा, आपको पता है, अतीकुर रहमान जी को भले ही नहीं पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद सरकार ने कानून बनाने का मन बनाया है और एक्टिविटी ऑलरेडी हो रही है। अभी हाल में ही हमारे मंत्री का बयान आया था कि ये प्रोसेस में है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कानून नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उससे डील नहीं किया जा सकता। जी जी, बिल्कुल यही मैं भी कह रहा था कि जब 302 और राइटिंग के केस हो सकते हैं तो एक अलग कानून की जरूरत क्यों दिखाई देती है? जी मुझे बताइए, फिर अर्बन नक्सल के लिए अलग से कानून क्यों? उसी के तहत लाया जा सकता है। नहीं। यदि नहीं, एक मिनट बात, यदि सरकार को, अतीक जी आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ। सरकार लैंड एक्विजिशन कोई कानून नहीं है, अध्यादेश ला सकती है। अर्बन नक्सल के खिलाफ कोई कानून नहीं है, इसके अध्यादेश लाना चाहिए। अर्बन नक्सल एक आइडियोलॉजिकल फिनोमिनन है, वो एक आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारा। नहीं, वो आइडियोलॉजिकल फिनोमिना डिसाइड कौन करेगा? जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो सारा नक्सल तो नहीं है ना। मतलब इसमें डॉक्टर दत्ता, अर्बन सर हमारी आइडियोलॉजी को पूरे भारत ने एक्सेप्ट किया है, ऐसे ही हमारी सरकार नहीं दोबारा आई है। आज लोकसभा में एंटी टेरर अमेंडमेंट एक्ट आप 50 लोग मिलके, मनीष जी, आप 50 लोग मिलके आप बोल रहे हैं भारत की आवाज है, संशोधन किया गया है, उसमें अर्बन नक्सलिज्म का भी इनकॉर्पोरेशन है। ये 50 लोग डिसाइड करेंगे, बना है अर्बन नक्सलिज्म को लेके। ये बयान गृह मंत्री ने दिया, एक हिस्सा है वो,
दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमारे मनीष देश जी, के तमाम जी, जितने जी। सारे मनीष जी, क्रिमिनल लॉज है मनीष जी, वो आपके जी, आप सुदेश जी में बोले। काफी है इस बोले चीज आप। को डील डॉक्टर करने दत्ता, के लिए। सुदेश वर्मा मनीष के जी, कहना मुझे सुन 5 लेते हैं, सेकंड दे फिर अतीकुर दीजिएगा। रहमान जी के पास मनीष जी, चलेंगे। एक बात बताइए। इंपॉर्टेंट विषय छूना है सुदेश जी, जस्ट 5 सेकंड्स, फिर आप बोलिएगा। यहाँ पे तमाम जितने सारे मनीष जी, एक बात बताइए। जी, जी, सुदेश जी। जितने सारे डॉक्टर दत्ता अपनी बात कर ले, आप कहिएगा फिर पूरे देश सिद्धव्रत और अतीकुर रहमान के पास यही लोग इन द नेम ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं पे एक उंगली जामा पहना रहे थे अर्बन नक्सलाइट्स के ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर। ये डॉक्टर दत्ता आप बंगाल पर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर दत्ता आप ये साफ करिए कि आप बंगाल पर ये इशारा बंगाल कर की रहे हैं। तरफ भी इशारा है और ऐसे लोग जो अपर्णा सेन या फिर रामचंद्र घोष ऐसे लोग हैं, जी सिद्धव्रत सुदेश जी आ रहा हूँ आपके पास, सिद्धव्रत को ले लेता हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी मनीष जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। सिद्धव्रत जी सर। डॉक्टर्स के एजिटेशन हुआ, वहां अपर्णा सेन ने तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जिसको आपने अर्बन नक्सल कह रहा है, लेफ्ट। ओके, उसके बाद मैं एक चीज इसके दत्ता से पूछना चाहता हूं। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा था वी मस्ट सेव द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एट स्टेक। क्या वो अर्बन नक्सल थे? माननीय क्या प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्बन नक्सल थे? सुरक्षित रखना है। ये रेजिम के अंदर पहली बार भारत के लोग देखा कि एक हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट के ऊपर लोग चढ़ के वहां पे झंडा लहरा है। पहली बार हमने देखा है, पहली बार हमने देखा है कि सीबीआई का जो क्रॉस है, जो सीबीआई का 1 नंबर और 2 नंबर है उसके बीच में लड़ाई, पहली बार हमने देखा सीबीआई को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा रिजर्व बैंक और विधायिका पर उंगली ना उठे। वानखेड़े जी, अशोक जी, विधायिका पे उंगली ना उठे। विधायिका और जुडिशरी न्यायपालिका पे उंगली ना उठाया, यानी न्यायपालिका पे उंगली ना उठाए। जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा है उनकी बात का सम्मान है, कोई उस चीज को इनकार नहीं करते हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पे की उंगली उठ जाती है आप लोगों की तरफ से, उस चीज का सम्मान नहीं कर सकते हैं आप लोग। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जब सबसे ज्यादा अनुदान दिया जाता है, जब बजट में ज्यादा एलोकेशन होता है, उस चीज को आपको दिखाई नहीं देता। अशोक जी, न्यायपालिका पर कोई भी उंगली ना उठे। सेनाओं को जब मारा जाता है तब वो चीज डॉक्टर दत्ता, अशोक जी, हिंदू बोलने से जय श्री राम आज सिर्फ मुसलमानों को नहीं मारते हैं, सबको प्रधानमंत्री के नीति और नियत पे इस देश को बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की बात अपने पार्टी में सुनी जाती है? प्रधानमंत्री ने इस बार संविधान के ऊपर नतमस्तक होकर कहा था कि आप जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उसके वजह से हमें आ रहा हूं आपके पास। उसके बाद जब एक उम्मीदवार जब नथुराम गोडसे का महिमा मंडित कर रहा था तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं जीवन भर जीवित होते हुए मैं कभी उसको माफ नहीं कर सकता। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बैट से मारता है तो प्रधानमंत्री पूछते कि लोग क्या कर रहे हैं पार्टी में, फिर वो साध्वी बोली, उसके बाद नड्डा जी जाके बोले आए कि क्यों बोलती हो ऐसी। दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री के एक आवाज पे लाखों करोड़ों लोग सब्सिडी छोड़ते, उसी प्रधानमंत्री का अपनी ही पार्टी में सुना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पार्टी में पार्टी बढ़ाने के चक्कर में जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े कांग्रेस के आपके पास आए हैं, यही कारण है। सुदेश जी आप बोलिए। जनता पार्टी अशोक जी आपकी बात पे सुदेश वर्मा कुछ कह रहे हैं। सुदेश जी, मनीष जी, मैं आपके संज्ञान में कुछ वस्तु लाना चाहता हूं जिस पर हम श्योर है कि आप उस पर भी डिबेट करेंगे। एक बात आप बताइए, आपने वो संख्या 50 बता दिया तो हम 50 आदमी की बात करते हैं। क्या ये 50 लोग जो इलेक्टेड नहीं है, नॉन इलेक्टेड है, अपने आप को मानते हैं समाज का मस्तिष्क,
ये लोग हमारे समाज के बारे में डिसाइड करेंगे। ये 350 से ज्यादा सीट लाकर इंडिया आई है लोगों के मैंडेट को लेकर। प्रधानमंत्री कमजोर कहीं से नहीं है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी मोरल अथॉरिटी है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को लेके आप सरकार को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, अगर बीजेपी 11 करोड़ प्राइमरी मेंबर्स है, 11 करोड़ प्राइमरी मेंबर्स है, 11 करोड़ मेंबर में से एक मेंबर अगर बीजेपी का इन्वॉल्व होता है तो आप बीजेपी को बदनाम करते हैं। अरे बीजेपी वो है जो मुझे अतीकुल रहमान के पास जाना होगा। अतीक जी बोलते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, बाहर से बैठे हैं, उनसे आप तो यहाँ हैं और हमारे पास समय भी है। अतीक जी आपको नहीं लगता कि इस खुले पत्र में अगर वो सारी बातों का जिक्र होता जिसमें हिंदू भी होते, जिसमें अल्लाह अकबर भी होता, तो ठीक होता? ठीक है मनीष जी, मैं आप लोगों की थोड़ी देर के लिए बात मान लेता हूं कि ये जितना भी आउटरीच है ये सिलेक्टिव है, हम सारे लोग गलत हैं। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपके पैनल से, अगर हम गलत भी हैं, इससे पहले ये 50 सिर्फ नहीं है मनीष जी, ये 50 नहीं, इससे पहले 70 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने भी यही बात कही थी। इससे पहले 4 दिन पहले आदि गोदरेज जो हमारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी यही बात कही थी। अगर आप सबको नकारना चाहते हैं तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा सुदेश वर्मा जी से कि हम इतना भी हक नहीं रखते हैं कि आप इन लोगों से प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर एक मीटिंग कर ले, अक्रॉस द टेबल बैठ के ये बातचीत कर ले, क्या समस्या है आपकी, या आप ये साबित कर लें कि हम सब गलत हैं, या हमारी बात सुन लें। जो नरेंद्र मोदी जी के एनडीए के और भाजपा की नीतियों का समर्थन किया है उस चीज को आप इग्नोर कर देंगे। 350-400 के आसपास बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट है उन लोगों फिर भी हम समाज का हिस्सा है या नहीं? बात किए थे चुनाव समाज का हिस्सा है या नहीं मनीष जी? इंटरनेशनल अवार्ड मोदी को मिले हैं, बीजेपी वोट क्यों नहीं करते आप? मोदी जी के भारत रत्न जैसा आपको ये दिखाई नहीं देता कि ये सीधे तौर पे बॉलीवुड की राइट और लेफ्ट में बढ़ चुका है? मेरे ओपनिंग में मैंने कहा था कि पूरा देश 2014 से स्प्लिट में हुआ है, फॉर मोदी एंटी मोदी। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 400 लोग उनके खिलाफ फेवर में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 400 नहीं 800 है, ज्यादा है, आपका आंकड़ा गलत है। ये सिर्फ 50 छोड़ के सारी इंडस्ट्री उनके साथ है। लेकिन आपके यहाँ पे यदि पार्लियामेंट में 700 मेंबर है तो 300 आपके पास है, तो बाकी भी 200 बाहर है। इस देश ने कुछ लोगों को उनको भी चुना है जो भाजपा के नहीं है। इसका मतलब कहने का अधिकार तो है। किसने कहा? मैंने कहा प्रधानमंत्री ने वो चिट्ठी उड़ा के टोकरी में डाल देनी चाहिए, क्या जरूरत है उसको इंपॉर्टेंस देने की? लेकिन उन्होंने कहा उनका कहने का अधिकार था। उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड करेंगे, समाज को पिक्चरों का बहिष्कार करेगा, समाज को क्या करेगा? अशोक जी इस बीच फिर एक बार, किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आप मात्र ये डिवाइड करेंगे। आप यदि सरकार की किसी नीति के खिलाफ बोलते हैं तो आप अर्बन नक्सल हो गए, आप देशद्रोही हो गए। नहीं, लेकिन ये तो अशोक जी ये बात तो पक्षपात वाली है। इस चिट्ठी में अगर आप दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं तो केवल इंसान की बात क्यों नहीं? हिंदू कहाँ गए? मैंने कहा आपको, आज एक मॉब लिंचिंग होती है, आप मीडिया मैं आपको भी दोषी मानता हूँ इसमें। जब एक लिंचिंग होती है और कोई मुसलमान या हिंदू होता है तो तुरंत आता है। अभी कल परसों के दिन देखिए, हम खबरों से सरोकार रखते हैं, तानों के शोर में सच कहने की आदत है अशोक जी। अशोक जी आप ये नहीं कह सकते। मनीष जी आईना दिखाने दीजिए। अभी एक कार ने दूसरे कार को पीछे से टक्कर मारी, वो ड्राइवर बेचारा फोन पे बात कर रहा था, वो बाहर निकला, वो भी हिंदू, मारने वाले भी हिंदू, एक ही कम्युनिटी के, उसको पीट के गुड़गांव में मार डाला। किसी ने उस खबर को नहीं उठाया। अरे तो बात गुड़गांव से लेकर उन्नाव तक है, सारे देश में ये आग लगी है अशोक जी। मरने वाला यदि दलित होता, मरने वाला यदि मुसलमान होता तो फिर बहुत बड़ी खबर बनती, फिर लिंचिंग होता। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटॉलरेंस इस देश में हर जगह मिलेगा। हर पार्किंग में झगड़े होते हैं। आज आप अखबार उठा के देखिए, छोटे छोटे बात इस बीच अशोक जी रजा मुराद फिर एक बार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजा मुराद साहब है, आइए उन्हीं के पास चलते हैं। रजा मुराद साहब, क्या मॉब लिंचिंग के नाम पर धर्म को बदनाम करना, जय श्री राम के नारे पर सवाल उठाया जाना आपको कितना जायज लगता है?
अब बातें इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। जो बात भी गलत है वो गलत है। किसी की हत्या करना गलत है, वो नक्सल करें, वो एक आम शहरी करे, वो एक मॉब करे या टेररिस्ट करे, बात गलत है। किसी को भी किसी की हत्या करने का कोई हक नहीं है। तो वहां ये हुआ और वहां ये नहीं हुआ और उस हुकूमत में ये हुआ था, तब कोई कुछ नहीं बोला। अगर तब कोई कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब यह है कि कोई कभी कुछ ना बोले। बात यह पॉलिटिकल नहीं है, बात यह है कि जो 49 लोग हैं वो हम ख्याल लोग हैं। उनका यह ख्याल है कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, हत्याएं नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहा है, ये तो बिल्कुल आपका कानून कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसी मुराद साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने बता दी, मेरा सवाल भी यही है जिस पर मचा है बवाल, आज देश का सवाल भी वही है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी की भी लिंचिंग होती है, गलत है। आपने ये भी कहा कि मैं भी अगर चिट्ठी आती तो उस पर हस्ताक्षर करता, तो फिर इसमें ये क्यों नहीं लिख दिया कि केवल किसी की भी मॉब लिंचिंग हो हम उसका विरोध करते हैं। एक बात और मैं पत्र में एक वो चीज को भी एक बात दत्ता जी एक बात और लोगों को एक बात मैं पत्र में से कहना चाहता हूं। आप देखिए, आपने अभी एक प्रश्न पूछा, आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए अशोक जी, कि ये क्या अर्बन नेक्सल्स हैं 49 या 50 लोग। आप देखिए इनके लेटर, उसी प्रेम पत्र के 2 नंबर क्लॉज को, पैरा को, वो लिखते हैं कि देयर शुड बी नो डेमोक्रेसी विदाउट डिसेंट, पीपल शुड नॉट बी ब्रांडेड एंटी नेक्सल्स और अर्बन नेक्सल्स। इसका मतलब ये एडमिशन है इनकी तरफ से, इनडायरेक्ट एडमिशन। क्या आप ये एडमिशन है? मुझे अतीक जी के पास जाना है, मुझे अतीक जी और चिदम्बरम के पास जाना है। दिस इज क्लियर कट एडमिशन। अगर आप इंडियन एविडेंस को ले, मैं भी कह रहा हूं ईमेल पे, ये एडमिशन है। तो मैं भी कह रहा हूं एक तरफ अनसिंसियर की बात करते हैं मनीष, आप कहते हैं कि दलित और मुस्लिम, और दूसरी तरफ दूसरे पैराग्राफ से मनीष आप कहते हैं हाँ अधिकार है, मेरे पास ये हो रहा है, सब लोग रोना विल्सन और ये तमाम अतीकुर रहमान, डॉक्टर दत्ता, अतीकुर रहमान, आप ये मानते हैं? अशोक जी, मेरा अतीक जी से सवाल। सर ने जो कहा उसमें एक ही बात कहता हूं, माननीय श्रद्धेय जो हमारे भागवत जी, हेमंत भागवत जी, उन्होंने पूना में एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की अपेक्षा मैं नहीं करता, क्योंकि हिमायती नहीं हूं, क्योंकि किसी से मुक्त करके विकास नहीं होता, कांग्रेस युक्त भारत भी चाहिए। इसके मायने ये नहीं है कि वो कांग्रेसी हो गए, इसके मायने ये नहीं है कि वो कांग्रेसी हो गए। वैसे यदि इन्होंने लिखा होगा कि सरकार के खिलाफ यदि आप अपना नकारात्मक रवैया बताते हैं या किसी बात से सरकार से असहमत है, तो आप प्लीज देशद्रोही मत कहिएगा, नक्सलाइट मत कहिएगा। एक सेकंड, आप बार बार सिलेक्टिव पे आ रहे हैं। एक सेकंड, सरसंघ चालक जी का यू कैन नॉट पिक एंड चूज, एक बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं आपके पास, अतीक जी आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद दोनों अलग अलग फीलिंग है। एक सेकंड, आप बार बार सिलेक्टिव पे आ रहे हैं। एक सेकंड, सरसंघ चालक जी का यू कैन नॉट पिक एंड चूज, एक बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं आपके पास, अतीक जी आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद दोनों अलग अलग फीलिंग है। ना, इसके बाद संघ चालक ने कैन कंपेयर टू, इसके बाद संघ चालक डिफरेंट, एक सेकंड, इसके बाद ये मारकाट की बात की गई है, इसके बाद एक सेकंड, लिंचिंग, अशोक जी, इसके बाद संघ ने कभी बात करते हैं, संघ ने कभी हिंसा बात करते हैं, संघ ने कभी हिंसा को स्थान ही नहीं दिया। इन लोगों संघ में हिंसा का स्थान नहीं है। जी आप सुनिए, संघ ने कभी हिंसा को स्थान नहीं है। मैं बार बार संदीप जी आपको कह रहा हूं, जब पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता का मक्खन खाने के लिए कई लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। उस पार्टी का दायित्व है कि जुड़े हुए लोगों को देखना कि वो लोग ना जुड़े। अशोक जी, अशोक जी, अर्बन नक्सल की बात ठीक लग रही है? आप एक सेकंड, संदीप जी, मुझे अतीकुर रहमान के पास जाना है, ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए, ये असहमति के मायने ये दिखाता है
प्रधानमंत्री के मायने ये नहीं। मानसिकता के साथ लिखा गया है। ये भी कोई साजिश आपको दिखाई देती है। अतीक जी बिल्कुल क्या की सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी डॉक्टर दत्ता, अतीक जी के पास से अपन लौटते हैं। अतीक जी को सुन ले। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अतीक जी जब को, रोना डॉक्टर दत्ता। विल्सन और तमाम लोग जब पकड़े गए थे अर्बन नक्सलाइट केस पे, वो ईमेल वाला किस्सा आपको पता है ना, और उसके बाद पकड़े गए थे और आपका देशद्रोह का कानून लगा था, ये तमाम लोग जुलूस लेके बाहर डॉक्टर दत्ता, निकले अशोक जी, थे। मेरा ये कहना है अतीकुर रहमान के पास चलना जरूरी है। डेमोक्रेटिक राइट्स का अशोक जी, अतीकुर रहमान के पास चलना जरूरी है। इस पत्र पे वो जो पकड़े गए लोग हैं, चीज का उनमें से उल्लेख कितनों को नहीं सजा है, हुई? उनसे पूछना जो चाहिए पकड़े कि गए ये लोग हैं, व्यवहार दिया जाना ट्रायल में चल रहा है ना अभी तक। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर तो गोधरा का भी चल रहा है, ये मैटर सब्जुडिस ट्रायल है। तो गोधरा का भी चल रहा है, ये अभी सब्जुडिस है। गोधरा का भी चल रहा है, सब्जुडिस है। ट्रायल गोधरा का भी चल रहा है। डॉक्टर दत्ता, अतीकुर रहमान, आपकी नजर में ये चिट्ठी फाड़ दी जानी चाहिए जो अपने आप में एक पक्षपातपूर्ण सिलेक्टिव दिखाई देती है। ठीक है मनीष जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री के इनॉग्रल स्पीच पर, जहां उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हमको वोट डाले हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हमको पसंद ना करके वोट नहीं डाले हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये चिट्ठी लिखने वालों का कोई दर्जा नहीं है समाज में, तो बेशक इस चिट्ठी को आप कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। अरे लेकिन चिट्ठी लिखने वाले अतीक साहब इसमें इंसानियत को तो जोड़ देते कि जिस किसी के साथ मॉब लिंचिंग हो हम उसका विरोध करेंगे। इसमें दलित और अल्पसंख्यकों की बात लिखकर आपको ये दिखाई नहीं देता कि किसी और का नहीं होता। मंजूर किया था प्रधानमंत्री ने। चांदनी चौक पे जो दुर्गा मंदिर को ध्वस्त किया गया, प्रधानमंत्री ने हमको उसका उल्लेख क्यों नहीं दर्जा दिया था। सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, क्यों नहीं है? पत्थरबाजों के माध्यम से अतीक साहब अपने आप को बचा रहे हैं। अतीक साहब के बाद सुदेश वर्मा, सुदेश वर्मा, डॉक्टर दत्ता, सुदेश जी, अतीकुर रहमान जी का मैं जवाब दे देता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आपने बिल्कुल सही कोट किया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री प्रत्येक नागरिक के लिए काम करते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। उन्होंने कभी भी नागरिक को हिंदू और मुसलमान में नहीं देखा, और इसीलिए मनीष जी का जो प्रश्न है जिस पर आप आंसर नहीं दे रहे हैं, आपने सिर्फ माइनॉरिटी की लिंचिंग की बात की है। लिंचिंग पर से क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। कोई भी लिंच हो, हम लोग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और आप लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। यही अंतर है सोच का। हम इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि आप अपने आप को मुसलमान तब समझिए जब आप इबादत करते हैं। जब आप पब्लिक लाइफ में है तो मुसलमान और हिंदू क्यों है? आप भारत के नागरिक की तरह क्यों नहीं बात करते? कंडेम करिए इस लीडर को जिसने माइनॉरिटी की बात की है। कंडेम करिए इनको जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्या ये क्रेडिबल लोग हैं? क्या ये लोग न्यूट्रल लोग हैं? क्या ये लोग न्यूट्रल लोग हैं? वो संवैधानिक अधिकार आप देने में क्यों असफल हो रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करिए। जो सिद्धव्रता, नहीं दे रहा, आपको किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सिद्धव्रता, आपको जय श्री राम से नफरत, आपको कोई हनुमान चालीसा पढ़ने तो नफरत, ये आखिर किस तरह का जहर आप समाज में घोल रहे हैं? आप मॉडर्न एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। सिद्धव्रता, आप मॉडर्न एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। का बात नहीं है, यहाँ पे नफरत का बात आप नहीं है। सिर्फ मदरसा एजुकेशन देने की बात करते हैं और हम एक मॉडर्न एजुकेशन देने की बात करते हैं। हम स्कॉलरशिप देते हैं मुस्लिम युवकों को। हम लोगों का जो हिंदू देव देवता पूजा किया जाता है उसमें ये नहीं आता है। मौत कांग्रेस जो है ना, टीएमसी की जो नफरत है वो सिलेक्टिव है। पहले माँ दुर्गा के विरोध में नफरत, उसके बाद माँ सरस्वती के विरोध में नफरत, फिर उसके बाद माँ काली के विरोध में नफरत, फिर हनुमान जी के नाम पे डॉक्टर नफरत, दत्ता, इस फिर चिट्ठी जय में श्री आपको राम पे बंगाल नफरत। कनेक्शन दिखता है? डॉक्टर दत्ता, इस चिट्ठी में आपको दिखता भगवान है। कैसे बताइए आप? वहाँ का है, कुंभा वहाँ का है, वो सबके साथ उसी तरीके के खाली के सट्टे लगते हैं। पहले लेफ्ट के साथ थे, आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, और अपने सहूलियत के हिसाब से एक पैर लेफ्ट में रखते हैं, दूसरे पैर तृणमूल कांग्रेस में रखते हैं सहूलियत के हिसाब से।
सबको पता है। अपना ठीक है, कभी भी बीजेपी के लेफ्ट के साथ भी जाते हैं, टीएम के साथ भी जाते हैं, ये सब के सब मौका मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में आ गया हूँ। लास्ट 30 सेकंड। अशोक जी पहले आप। मैं ये कहता हूँ, बहुत बढ़िया दत्ता जी ने बात कही, ये लोग लेफ्ट के साथ थे, ये तृणमूल कांग्रेस के साथ है। अगले साल चुनाव के बाद ये भाजपा के साथ में आए तो एक्शन नहीं होना चाहिए। दुख इस बात का है कि भाजपा उनको ही प्यार से गले लगाएगी। आप ये कह रहे हैं जो कर्नाटक में हुआ भाजपा में आगे तो पवित्र होगा। वही कल तक विखे पाटिल लीडर ऑफ अपोजिशन वो यहाँ आते से मंत्री बन गए, नारायण राणे यहाँ आते से साफ हो गए। डॉक्टर दत्ता लास्ट 30 सेकंड। मैंने तो वही पूछा ना सीताब्रत से, पर सीताब्रत के पास जवाब नहीं होगा। अब मैं बांग्ला में पूछता हूं ताकि बांग्ला समझ लो। माँ दुर्गार বিরোধ কেন তোমাদের? প্রথম তোমরা মা দুর্গার নামে বিরোধ করেছো, তারপরে বিরোধ করেছো মা সরস্বতীকে নিয়ে, তারপরে বিরোধ করেছো মা কালীকে নিয়ে, তারপরে বিরোধ করেছো হনুমানকে নিয়ে, তারপরে বিরোধ করেছো জয় डॉक्टर दत्ता अतीकुर रहमान साहब आखिरी 30 सेकंड। मान लीजिए कि ये चिट्ठी फाड़ देनी चाहिए। अतीक साहब। मनीष जी, मैं कई डिबेट्स में ये बात बता चुका हूं कि हमारा सिलेक्टिव आउटरीच नहीं है। हम चाहते हैं कि ये नफरत की आंधी रुके, ये नफरत की आंधी फैले नहीं। लेकिन ये पत्र नफरत की आंधी का पैगाम है। सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाना चाहिए। कदम इसीलिए हमारा ये आउटरीच है, कॉग्निजेंस भी नहीं लेगा। नहीं है हकीकत में इस पत्र का कोई तवज्जो नहीं है। लास्ट 30 सेकंड। मुझे लगता है कि आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अशोक जी ये आखिरी पड़ाव है। मैं पत्र पर मनीष प्योरली क्योंकि आपका सब्जेक्ट पत्र है, मैं दोबारा से एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने पहले उसमें बोला नक्सलाइट जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसने बोला कि एक समाज मुस्लिम प्लस दलित, उसमें हिंदू का वर्ड आपने देखा कहीं नहीं था। मिलिट्री पे पत्थर फेंके जाते हैं, इतने बड़े नरसंहार होते हैं हिंदुओं के अगेंस्ट, मंदिर तोड़ा जाता है, उसके लिए कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए नर्बर एक्सेल्स, अर्बन नक्सल्स के प्रति उनका प्रेम है, ये एडमिशन है। वही बात का वक्त आ गया है। आपने तमाम मेहमानों को सुना, आपने तमाम मेहमानों की राय देखी, आपने रजा मुराद को भी सुना, आपने रजा मुराद को भी सुना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज हम अपने देश के सवाल के आखिरी पड़ाव में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मुल्ला को अगर मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में अगर रहमान, तो मेरे ख्याल से देश की सूरत बदल जाएगी। इंसान को अगर इंसान में नजर आ जाएगा। बस इसी दरकार के साथ कि समाज की समरसता को बनाए रखने के लिए अगर बुद्धिजीवी इस तरह से काम कर रहे हैं तो ये प्रजातंत्र को कमजोर करता है, देश के डीएनए को कमजोर करता है। आप लोग देश का सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के।